नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से उनके घर जाकर मुलाकात की है, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वो पीडीपी में वापस आ सकते हैं। नौगाम में महबूबा मुफ्ती के घर पर यह मुलाकात लगभग 3 घंटों तक चली। इस मौके पर उनकी पत्नी और बारामूला डीडीसी के चेयरपर्सन सफीना बेग भी उनके साथ थी। हालांकि पीडीपी प्रमुख के करीबी सूत्रों का कहना है कि यह बैठक अनौपचारिक थी, लेकिन राजनीति पर भी चर्चा हुई। मुजफ्फर हुसैन बेग के पीडीपी में शामिल होने से उत्तरी कश्मीर में पार्टी को मजबूती मिल सकती है, जहां पार्टी ने पिछले 6 वर्षों में कई वरिष्ठ नेताओं को खो दिया है। बारामूला के पूर्व सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ पीडीपी के को-फाउंडर थे, लेकिन 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद मुजफ्फर बेग और महबूबा मुफ्ती के बीच मतभेद बढ़ गए और 2020 में उन्होंने सफीना बेग के साथ पार्टी छोड़ दी थी। तो चलिए इसी मुलाकात पर, क्योंकि सियासी गलियारों में ये जो मुलाकात हुई है, ये एक तरह से चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर इस मुलाकात के पीछे है क्या। कुछ सियासी गलियारों में इस पूरी मुलाकात को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि इस मुलाकात के आखिर क्या कुछ माने निकाले जाएं। क्या मुजफ्फर हुसैन बेग की घर वापसी हो रही है, इस तरह की भी अटकलें हैं। और इसके अलावा कई माने निकाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले कहा जा रहा है कि शायद मुजफ्फर हुसैन बेग जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ पीडीपी पार्टी के एक मजबूत और कदावर लीडर हुआ करते थे किसी ज़माने में, उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि यह मुलाकात जस्ट ये एक मुलाकात थी और मुलाकात से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन जब सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी गलियारों में चर्चा भी होती है, सियासी गलियारों में उस पर अटकलें भी लगाई जाती हैं। और ये मुलाकात भी सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल उठा रही कि इस मुलाकात के पीछे आखिर है क्या कुछ। क्या मुजफ्फर हुसैन बेग जो है उनकी घर वापसी हो रही है, पीडीपी में क्या फिर से वो वापस लौट रहे हैं, क्योंकि 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद मुजफ्फर बेग और महबूबा मुफ्ती के बीच मतभेद बढ़ा था और 2020 में उन्होंने पीडीपी को छोड़ दिया था, पीडीपी को अलविदा कह दिया था। तो क्या 2020 के बाद जिस तरह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा था, अब क्योंकि जो टाइमिंग है महबूबा मुफ्ती से मुजफ्फर बेग की मुलाकात की बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2-4 महीनों में, ये कहें 4-5 महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के चुनाव होंगे, जहां पर 5 बहुत अहम सीटें लोकसभा की हैं। यहां पर पीडीपी अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है। तो क्या ऐसे में पीडीपी में मुजफ्फर हुसैन बेग की एक तरह से वापसी हो सकती है? इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू से हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम, और मनोज हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए सियासत में तो ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब जो पीडीपी के एक जमाने में बड़ा चेहरा थे, कदावर लीडर थे, और 2020 में उन्होंने पीडीपी को छोड़ दिया था। लेकिन अब जो मुलाकात मुजफ्फर हुसैन बेग की और महबूबा मुफ्ती की मुलाकात हुई है, सियासी गलियारों में इस पर अटकलें भी तेज हो गई हैं, इस पे कई तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं। इस मुलाकात के पीछे मनोज आखिर है क्या? देखिए अबू हुरैरा, जैसा कि आपने खुद कहा कि ये जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, पीडीपी का ये साफ कहना है कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी। इसमें कोई ऐसी सियासत के बारे में, क्या मुजफ्फर बेग दोबारा पीडीपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में कोई बातचीत हुई नहीं है। हाँ, जो सियासी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, उस पर बातचीत हुई है। लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग और सफीना बेग का अगर मुलाकात अगर उनकी होती है महबूबा मुफ्ती से, तो उसका ये साफ मतलब निकाला जा सकता है कि वो पार्टी दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं।
हैं, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग फाउंडर मेंबर्स में से थे। जैसा कि आपने कहा कि वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के बिल्कुल क्लोज थे, और हमने देखा कि वो इतने क्लोज थे कि नॉर्थ कश्मीर की जो बारामूला की जो पार्लियामेंट्री सीट है वहाँ से उनसे चुनाव लड़वाया गया और वहाँ वो जीत भी गए चुनाव। और उसके बाद जब मुफ्ती मोहम्मद सईद दुनिया से चले गए तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती और मुजफ्फर हुसैन बेग के दरमियान ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं रहे और मुजफ्फर हुसैन बेग वहाँ से निकल गए, जिसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया था, ये भी कहा था कि वो शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस में वापस जाएंगे। एक मुलाकात उन्होंने सज्जाद गनी लोन के साथ भी की थी, और जब ये कहा, उनसे पूछा गया था कि क्या वो सज्जाद गनी लोन की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस वक्त मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा था कि जो उसके साथ जो उनके वालिद हैं अब्दुल गनी लोन के साथ उनके पुराने मरासिम रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी ज्वाइन करने से पहले जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे, जब अब्दुल गनी लोन उसके चेयरमैन हुआ करते थे। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि वो उनकी एक तरह से घर वापसी हुई है, लेकिन बाद में उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जब वो मुलाकात करते हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद मुजफ्फर हुसैन बेग एक बार फिर पीडीपी ज्वाइन करेंगे, और अगर वो पीडीपी ज्वाइन करते हैं तो वो पीडीपी के लिए वो बहुत बड़ी राहत हो सकती है, यूं कहा जा सकता है, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग का एक स्टैचर अच्छा रहा है, वो जो फाउंडर मेंबर्स में से रहे हैं, और जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो जो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। तो महबूबा मुफ्ती चाहेंगी कि वो वापस आ जाए और पीडीपी ज्वाइन करे। और दूसरी बात यह कि जब चूंकि अब जिस तरह से चुनाव का मौसम आ रहा है, पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव कुछ महीनों के बाद ही हो जाएंगे, तो उसमें सबसे बड़ी अहम बात हुरेरा जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान अभी फिलहाल किसी तरह की प्री पोल अलायंस का चांस लगता नहीं है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ दिन ये पहले ये कहा कि वो अभी तक उमर अब्दा के साथ कुछ उस तरह की बातें हुई नहीं हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि वो प्री पोल अलायंस कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों पार्टियां इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं, लेकिन अभी प्री पोल अलायंस हुई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो बताई जा रही है वो ये है कि जो साउथ कश्मीर की सीट है, अनंतनाग राजौरी की जो सीट है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि मैं अपनी उम्मीदवार उतारूंगा, जबकि पीडीपी का ये मानना है कि उनका उम्मीदवार वहां पे होना चाहिए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान कोई मफाहमत नहीं होती है, कोई प्री पोल अलायंस नहीं होती है, तो मुजफ्फर हुसैन बेग एक स्ट्रांग दावेदार हो सकते हैं नॉर्थ की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी यानी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां से एक दावेदार हो सकते हैं पार्टी के, क्योंकि उन्होंने पहले भी वहां से चुनाव जीता है। तो इस ऐसे में ये जो मुलाकात है ये काफी अहम है और सियासी गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है, और ये कहा जा रहा है कि शायद मुजफ्फर हुसैन बेग एक बार फिर पीडीपी का दामन थाम लेंगे। हालांकि ना ही मुजफ्फर बेग और ना ही पीडीपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है कि क्या वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। सिर्फ पीडीपी की तरफ से ये कहा गया कि कोई ये अनौपचारिक मुलाकात थी, वो मिले थे महबूबा मुफ्ती से, उसके बाद राजनीति पे बात हुई। अगर राजनीति पे बात होती है तो ये एक इशारा वहां से भी मिलता है कि शायद मुजफ्फर हुसैन बेग एक बार फिर पीडीपी का दामन थाम लेंगे, और वो पीडीपी के लिए एक बहुत बड़ी हम ये कह सकते हैं उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि जब पीडीपी और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है जिसकी सरबराही महबूबा मुफ्ती करती थी, जब वो सरकार गिर गई उसके बाद से हमने देखा कि पीडीपी की तरफ से पीडीपी की जो जमात है उसमें से मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि जो एमएलए थे या सीनियर लीडर थे उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिए, वो पार्टी से निकल गए, जिसमें से ज़्यादातर लोग जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए। जो सदर हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सईद अल्ताफ हुसैन बुखारी, वो भी उसी पार्टी के लीडर थे। तो उसके बाद पीडीपी ने ये कहा था कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि अब वो किसी जो कोई भी लीडर जो उनकी पार्टी को छोड़ के चला गया है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लेकिन आज से लगभग 6 महीने पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई आना चाहता है तो वो उनका स्वागत करेंगी। तो हम ऐसा माना जा रहा है कि मुजफ्फर हुसैन बेग शायद
पहले ऐसे लीडर होंगे जो पार्टी छोड़ के चले गए थे और पीडीपी उनका स्वागत करेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इससे पार्टी को मजबूती तो मिल ही जाएगी और साथ ही वो शायद महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये भावर कराना चाहती है कि अगर आप हमारे साथ अलायंस नहीं करेंगे तो फिर हम बारामुल्ला में भी हमारे पास कैंडिडेट है जो कि दूसरे ऑप्शन पर फिर गौर करेंगे महबूबा मुफ्ती, वो लड़ सकते हैं। बिल्कुल मनोज, बहुत सही आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती यहां पर यह भी बावर कराना चाहती हैं कि अगर हमें इस तरह की सीट शेयरिंग में फायदा नहीं मिलता है या सीट शेयरिंग में अगर हमारे हिसाब से अगर हमें सीट शेयरिंग नहीं होती है तो फिर दूसरे ऑप्शंस पर महबूबा मुफ्ती गौर करेंगी। मनोज, मुजफ्फर हुसैन बेग यानी पीडीपी का आप देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त एक बड़ा चेहरा थे, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के बहुत करीबियों में से आते थे और इसी वजह से डिप्टी सीएम भी वो एक तरह से बनाए गए थे उस वक्त। तो इनके आने से पीडीपी तो मजबूत होगी ही होगी, और ये जब मुलाकात हुई है जिस तरह से आप कह रहे थे, तो इस मुलाकात में और जब दो सियासी लोग मिलेंगे तो सियासत पर बात ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल अबू हुरैरा, जब दो सियासतदान मिलेंगे तो सियासत पे बात होगी। तो जब अगर आप पूरा जो मजमूई सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, किस तरह के हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर या कश्मीर वैली के अंदर, उन पर अगर हम बात करेंगे तो आप अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, आप अपनी मुलाकात के बारे में तो बात करेंगे। अब ये हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती और मुजफ्फर हुसैन बेग शायद उनमें किसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें और तबादुल ख्याल करने की ज़रूरत है, बातचीत करना ज़रूरी है, जिससे ये रास्ता साफ हो जाए कि मुजफ्फर हुसैन बेग के लिए पीडीपी ज्वाइन करना बिल्कुल तय हो चुका है और महबूबा मुफ्ती को भी ये एहसास हो जाए, ये यकीन हो जाए कि अगर मुजफ्फर हुसैन बेग को दोबारा पार्टी में शामिल किया जाता है तो उससे पार्टी को फायदा होगा, उसके बाद ही बाकायदा ऐलान किया जाएगा। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये नहीं चाहेगी अगर एक तरफा कोई भी ऐलान करता है। देखें, जब भी इस तरह की बातें होती हैं, अगर कोई बड़े कद का लीडर कोई पार्टी छोड़ के चला जाता है, फिर 2 साल या 3 साल उस पार्टी से किनारा करता है, उस पार्टी से दूर रहता है, तो उसके लिए जब दोबारा अगर वो पार्टी ज्वाइन करता है तो वो कुछ उसकी भी अपनी शराइत होती हैं, कुछ शर्तें पार्टी की तरफ से भी होती हैं। तो अब ये देखना है, ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों अपनी अपनी तरह अपने तौर पर तोल रहे हैं। वो ये देख रहे हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग ये नहीं चाहेंगे कि अगर वो खुलेआम ये ऐलान कर दें कि वो पीडीपी का दामन थामने जा रहे हैं, वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बाद अगर बात नहीं बनी तो महबूबा मुफ्ती अगर ये कहती हैं कि नहीं अभी उस तरह का कोई प्रोग्राम था ही नहीं, हमने कभी बोला ही नहीं था कि मुजफ्फर हुसैन बेग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो मुजफ्फर हुसैन बेग के लिए एक खराब स्थिति हो सकती है। और वैसे ही अगर महबूबा मुफ्ती ये कहेंगी कि मुजफ्फर हुसैन बेग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद पता चला कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ कहीं पर ऐसा पेज फंस गया जहां मुजफ्फर हुसैन बेग की वापसी मुमकिन नहीं होगी, जो कि मुमकिन है, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी चीजें हों। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से दोनों तरफ से अभी कोई भी बात नहीं कही जा रही है खुले तौर पर कि मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया बाकायदा तौर पर पीडीपी में दोबारा शामिल होंगे या नहीं, या हो रहे हैं, उसके बारे में कोई बात इसीलिए खुल के नहीं की जा रही है ताकि तब तक पूरी पर्दादारी रहे जब तक कि पूरा रास्ता ना खुले, ताकि मुजफ्फर हुसैन बेग के लिए भी ये तय करना आसान हो जाए कि अब वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और महबूबा मुफ्ती के लिए भी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए उसके सामने कि अगर वो मुजफ्फर हुसैन बेग के बारे में ये कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ज्वाइन कर रहे हैं और वो ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है, ऐसा माना जा रहा है, तो इसीलिए दोनों तरफ से चुप्पी साधी जा रही है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि मुजफ्फर हुसैन बेग दोबारा पीडीपी ज्वाइन करेंगे। उसकी एक और वजह ये भी है अबू हुरैरा, अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा, वो ये है कि मुजफ्फर हुसैन बेग जब से पीडीपी से अलग हुए हैं उसके बाद से उनकी जो अगर हम एक्टिविटीज देखेंगे वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने कहा कि जब तक तमाम चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक हो सकता है कि इन तमाम बातों को एक तरह से सेगे राज में रखा जाएगा, तमाम चीजों को एक तरह से अभी छुपा कर रखा जा रहा है, अवामी सतह पर चीज नहीं ली जा रही। लेकिन आप देखिए कि महबूबा मुफ्ती की भी यहां पर एक तरह से मजबूरी है, पीडीपी की भी मजबूरी है कि मुजफ्फर बेग जैसे जो बड़े चेहरे जो हैं वो उनके साथ दोबारा से जुड़े, उनकी घर वापसी हो, क्योंकि 370 के बाद
जब बीजेपी के साथ महबूबा मुफ्ती का अलायंस टूटा उसके बाद और फिर 370 खत्म होने के बाद पीडीपी में एक बड़ी कमजोरी सी आ गई थी। बड़े बड़े जो चेहरे थे वो एक तरह से चाहे अल्ताफ बुखारी हो, मुजफ्फर बेग हो, ये सब लोग छोड़कर चले गए थे। तो ऐसे में अगर मुजफ्फर हुसैन बेग की वापसी होती है तो जम्मू कश्मीर सियासत में तो ये एक बड़ा इवेंट होगा ही। लेकिन इसके अलावा मुजफ्फर हुसैन बेग क्योंकि एक बड़ा चेहरा थे, कदावर लीडर हैं, तो उनके साथ और लोग भी पीडीपी में वापस आ सकते हैं, मजबूती मिलेगी पार्टी को। हाँ देखिए, बिल्कुल अबू हरा, मैं वही बात कर रहा था कि मुजफ्फर हुसैन बेग के पीडीपी ज्वाइन करने से पार्टी को मजबूती जरूर मिलेगी, लेकिन महबूबा मुफ्ती कभी ये नहीं चाहेगी कि वो पहले ही ये ऐलान कर दे कि मुजफ्फर हुसैन बेग वापस आ रहे हैं और बाद में पता चला कि वो मुजफ्फर हुसैन बेग और महबूबा मुफ्ती के दरमियान या पीडीपी की क़यादत जो है उसके दरमियान किसी तरह की कहीं पर कोई पेज फंसा हुआ जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो महबूबा मुफ्ती के लिए डबल एम्बेरसमेंट हो सकती है। क्योंकि अगर पहले एक लीडर चला गया है, एक बड़ा कदावर नेता निकल चुका है जो उनके वालिद मरहूम के साथ रहे हैं, जिन्होंने पीडीपी को बनाने में अहम किरदार अदा किया है, अगर वो पहले पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद अगर महबूबा मुफ्ती ये ऐलान करती है इस मुलाकात के बाद कि हाँ मुजफ्फर हुसैन बेग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर किसी वजह से वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उस सूरत में महबूबा मुफ्ती के लिए और पीडीपी के लिए उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वही वजह है कि महबूबा मुफ्ती भी पूरी ही जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि कदम फूंक फूंक के रख रही है, और पार्टी के तमाम लीडरों को भी शायद इस तरह की ये डायरेक्शंस दी गई होंगी कि वो इस बारे में फिलहाल कोई बात ना करें जब तक कि पूरी तरह से ये सुनिश्चित ना किया जाए कि सईद मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं और महबूबा मुफ्ती हैं उनके दरमियान जिस तरह का पैक्ट होना, जिस तरह की बातचीत होनी है, जिसके दायरे के बाद जिसके मुकम्मल होने के बाद वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद ही इसका ऐलान किया जाना चाहिए। क्योंकि महबूबा मुफ्ती कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि अगर वो ऐलान करती हैं कि हाँ ये हो सकता है या वो करेंगे ज्वाइन, तो अगर बाद में पता चला कि अगर कहीं पर कोई पेच ऐसा फंस गया कि मुजफ्फर हुसैन बेग पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो पीडीपी के लिए फायदे के बजाय नुकसान का सौदा हो सकता है। यही वजह है कि फिलहाल दोनों तरफ से चुप्पी साधी जा रही है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि मुजफ्फर हुसैन बेग जब ये देखना बहुत अहम होगा कि इस मुलाकात के आगे चलकर क्या कुछ माने निकाले जाएं, या आगे चलकर इस मुलाकात के क्या कुछ निकल कर आता है इस मुलाकात से, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि ये मुलाकात ऐसे तो नहीं है, कुछ पर्देदारी जरूर है। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तय होने के बाद ही अवामी सतह पर आएंगी, तो ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक। चॉइस सिंपल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग और तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के 800 करोड़ रुपए के मजीद कर्ज लेने के कदम की आलोचना करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हर महीने हजारों करोड़ का कर्ज ले रही है, लेकिन प्रदेश में विकास का एक भी पत्थर नहीं लगाया गया है। सरकार की कर्ज लेने पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के केवल 11 महीने हुए हैं और अब तक इस सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। उन्होंने कहा कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इससे राज्य को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ कर्ज पर कर्ज ले रही है, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। तो चलिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अर्चना ठाकुर जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। इन्हीं से हम इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। अर्चना जी, बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि जब से ये सरकार आई है सिर्फ और सिर्फ कर्ज ले रही है और विकास नाम की कोई चीज़ एक तरह से राज्य में देखने को नहीं मिल रही है। और
अब फिर एक बार अर्चना जी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है उसने 800 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। अभी सरकार को आए हुए 10 महीने हुए हैं और इन 10 महीनों में आप देखिए मुझे लग रहा है कि 5, 6, 7 बार ये सरकार कर्ज ले चुकी है। अर्चना जी नमस्कार जी। देखिए, हर सरकार जो है, जब भी कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो जी विकास के मुद्दों को जो है वो पब्लिक में रखती है और उसके आड़ में जो है वो वोट बटोरती है। तो इस सरकार, ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो उससे पहले इन्होंने काफी वादे किए थे, काफी गारंटीज दी थी और वादा किया था कि फर्स्ट कैबिनेट में जो है ये उनको पूरा करेंगे। जी उसमें तो ये फेल हुए ही हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो जनता को अब फिर से बरगलाना शुरू कर दिया है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा जो है वो भाजपा सरकार छोड़ के गई है, भाजपा वाले छोड़ के गए हैं। मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हिमाचल में सबसे ज्यादा जो रूल किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। वीरभद्र जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके टाइम पे कर्ज जो है वो इतना ज्यादा लिया गया कि जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो उस टाइम जो पहली किश्त हमें केंद्र सरकार से मिली वो ब्याज के रूप में चुकानी पड़ी हमें उस कर्ज की। तो अब जो है 11 महीने हो गए होने को आए हैं इनकी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, तो 10,800 के करीब करोड़ के करीब इन्होंने पहले कर्ज लिया। तो अभी फिर से इन्होंने अप्लाई किया है 800 करोड़ के लिए। तो इतना ज्यादा कर्ज इन्होंने 11 महीने में ले लिया, लेकिन उनको जो है वो कहीं पे दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे ये बांट रहे हैं, क्योंकि त्रस्त पड़ी है सारी जनता जो है। संस्थान इन्होंने बंद कर दिए और आप देखिए कि इन्होंने इतने ज्यादा ओएसडी, इतने ज्यादा जो है वो सीपीएस और चेयरमैन जो है इतने अपॉइंट कर दिए और साथ में एमएलए उनको अलग से रेजिडेंसेस जो है वो उनको मंत्रियों का एक रुतबा इन्होंने दिया हुआ है। तो यानी ये फजूल पैसे खर्ची जो है ज्यादा की जो सरकार ने फजूल खर्ची ज्यादा की, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। पर्यटन नीति बिल्कुल ठप कर दी है, कोई जी इन्वेस्टमेंट अभी बाहर से नहीं आई है जिसके बिना पे जो है हम लोग कमा पाते, सरकार हमारा हिमाचल कमा पाता। टूरिज्म इन्होंने बिल्कुल ठप कर दिया, रोड टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, महंगाई बढ़ा दी है। तो चलिए ठीक है, विजय इसके विजय डोगरा जी आपके सवालों का जवाब देंगे। विजय डोगरा जी, बीजेपी कह रही कि सिर्फ सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर जा रही, लेकिन विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर आप कर्ज ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, हजारों करोड़, लाखों करोड़ अगर आपने लिए हैं तो वो नजर तो आना चाहिए कम से कम, लगा कहां पर है वो? सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं, और ये कामना करते हुए कि हम सभी कुशल इस देश में समाज सेवी के रूप में हम लोग सभी काम करते रहें। ये जो प्रश्न है, क्योंकि अर्चना जी अभी बड़ी बातें सुना रही थी और बोल रही थी कि आंकड़ों के साथ ये चर्चाएं में भाग लेती। ये हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में पिछले दिनों जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी से देख लिया आपने कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से जूझ रहा है। और 800 करोड़ रुपए का कर्जा अगर हमने एप्लीकेशन दी है तो वो सरकार जानती है कि सरकार ने उसको किस तरह से, उनको जो कर्ज लेके इस प्रदेश को चलाना पड़ रहा है, ये मौजूदा सरकार जानती है, सुख की सरकार जानती है। हालात इस कदर हैं कि कर्जा लेना सरकार का प्रेरोगेटिव है। अगर सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है, कर्जा वो ले रही है, उस कर्जे को चुकाना भी उसी सरकार ने जिस सरकार के पास जो सरकार अभी मौजूद है। और ये कहना कि सीपीएस बना दिए, ओएसडी बना दिए, तो क्या इनकी सरकार में ये सारे कोई नहीं? बीजेपी तो कह रही कि विकास नजर नहीं आ रहा है। आप कर्ज तो ले रहे हैं, ठीक है, आपकी जरूरत है, आप कर्ज ले रहे हैं, आपकी जरूरत है, लेकिन विकास तो नजर आना चाहिए। अर्चना जी कह रही कि कहीं पर विकास नजर नहीं आ रहा है। अबू भाई, विकास अभी इनको कहां नजर आएगा? इनको तो विकास कहीं से भी नजर नहीं आता है। सवाल कर सकती हैं अर्चना जी आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक सवाल भी कर सकती हैं, मुझसे पूछ भी सकती हैं। विकास की बात यह है कि विकास के जिस तरह से हालात इस प्रदेश के पिछली सरकार छोड़ के गई, उन हालातों को सुधारने के लिए जिस तरह से सरकार ने ये नारा दिया व्यवस्था परिवर्तन का, उसमें सरकार अभी जूझ रही थी कि ऊपर से त्रासदी आ गई और उस त्रासदी के चक्र में
आज जिस तरह से इस प्रदेश के नहीं, हालात हैं, त्रासदी आई तो संसाधन समझ हमारे में आता प्रदेश है, में। लेकिन अर्चना जी कह रही हैं कि जो फजूल खर्ची हो रही है, आपने सीपीएस बना दिए, फिजूल आपने खर्ची चेयरमैन सरकार बना कोई दिए, नहीं कर रही आपने है। कई जो- विभाग खोल दिए, जब- तो जो फजूल जब- खर्ची हुई। नहीं, विभाग नहीं खोले, विभाग कोई नहीं खोले। सीपीएस का मसला है, सीपीएस का मसला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट अर्चना जी आप सवाल कर में- सकती, मेरे पास समय कम है जी। हाई कोर्ट हाँ। में मसला है और उस डोगरा मसले- जी, ये जो त्रासदी आई है, इससे पहले जो है जब यहाँ पे भाजपा सरकार थी तो कोरोना इतनी बड़ी त्रासदी थी जो 2 साल कोरोना तक तो रही। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में था। उसमें भी ये तो हिमाचल प्रदेश के सारी चार विकास की जिले चीजें तबाह जो हो ठप गए। पड़ी थी, लेकिन इतना ऐसा बड़ा नहीं, कर्जा अर्चना जो जी, आपने अर्चना जी, अभी 10 अर्चना महीने जी, में ही उससे ले कुछ लिया, नहीं ये हुआ। तो ये पहले 10 ऐसे महीनों हालात में नहीं बने, जबकि त्रासदियां पहले भी वो आई हैं। हालात, त्रासदी वो त्रासदी नहीं थी, वो कोरोना विश्व महामारी थी और जी, विश्व उसमें महामारी भी तो में विकास कार्य जिस सब तरह के ठप थे, हालात लेकिन थे, फिर भी इतना लेकिन कर्जा उस नहीं हुआ। यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में तो 4 जिलों की हालत ही बहुत बुरी है। किसी व्यक्ति ने केंद्र से कोई एक मदद तक नहीं मिली और अगर मदद तक नहीं देखिए, मिली तो जो उन सारी केंद्र चीजों सरकार को से करने आपको के टैक्स लिए के रूप में अभी 600 करोड़ नहीं, हमें रुपए भी टैक्स के रिलीज हुए हैं, वो तो हमारा उनको भी तो कहीं लगाइए आप। वो तो अर्चना जी हिमाचल प्रदेश को मिलना है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, उसको कोई नहीं रोक जी, सकता। वो केंद्र में मिला अगर है तो कांग्रेस उसको की यूज सरकार करें ना होती, आप। केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, हिमाचल में बीजेपी की सरकार होती, तब भी वो मिलना था, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो विशेष पैकेज हम मांग रहे थे, उस विशेष पैकेज के राहत पहुंचाने के लिए वो तो दिया नहीं, और अगर वो नहीं दिया तो उसके लिए अगर हम कर्ज मांग रहे हैं, कर्ज मांगना भी अगर गुनाह है, और आपकी बात बिल्कुल नहीं, मैं आपसे अर्चना कर्ज जी, तो मांगिए। देखिए, कर्ज आप लीजिए, क्योंकि कर्ज आपकी इस सरकार बात के को लिए ही मैं चुकाना अर्चना जी है। आपसे बिल्कुल सहमत लेकिन हूं। अपोजिशन का जो सवाल है प्रदेश में कि जिस अगर तरह आप के कर्ज हालात- ले रहे हैं तो वो चीज दिखना चाहिए जमीन पर, विकास दिखना चाहिए जमीन पर, लोगों की भलाई होना चाहिए, तो वो चीजें नजर नहीं आ रही और इसी वजह से अपोजिशन लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। खैर चलिए, आज मेरे पास समय की कमी है, किसी दिन इसी इशू पर फिर हम लौटेंगे और इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार को बार बार कर्ज लेने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय डोगरा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अर्चना ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लीजिए